ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। तो कल हम लोग ने पार्ट 1 कवर किया था, नॉर्मल जो एंट्रीज होती है वो हम लोग ने पढ़ी थी। तो हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर से। ठीक है, तो ये रहा आपका फोर फीचर ऑफ शेयर्स, देख लो। फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फोर फीचर ऑफ शेयर पहले तो वो देख लेते हैं। व्हेन मनी डिमांड एंड नॉट गिवन बाय द शेयर होल्डर, जब आपसे पैसा डिमांड किया जाए और पैसा शेयर होल्डर ना दे, दैट इज उस केस में हम लोग को फोर फीचर ऑफ शेयर का प्रोविजन आता है। जैसे आपने जितने भी कॉल मनी ड्यू की, अब आपने ड्यू के अलॉटमेंट की एंट्री मारी, ड्यू के टाइम पे फर्स्ट कॉल मारा, सेकंड कॉल मारा, बट सामने वाला शेयर होल्डर पैसा ही नहीं दे रहा है, तो उसके शेयर्स का क्या करे? तो कंपनीज के हाथ में प्रोविजंस होते हैं, तो वो चाहे तो जो लोग पैसा नहीं दे रहे उनके पैसे को लेके, उनके शेयर्स को लेके वो फोरफिट कर ले। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड द अथॉरिटी टू फोरफिट द शेयर टू द डायरेक्टर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जो अथॉरिटी प्रोवाइड करता है डायरेक्टर को कि अगर डायरेक्टर चाहे तो शेयर को फोरफिट कर सकता है। उसके बाद फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। जो भी फोरफिटेड अकाउंट होगा वो बैलेंस शीट में दिखेगा। कहां पे? बाय वे ऑफ एडिशन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड। तो आपको लायबिलिटी साइड ये शो करना। अब मैं चलता हूं, चार तरह के फोर फीचर ऑफ शेयर की अकाउंटिंग एंट्री होती है, चार सिनारियोज होते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स के, वो सारे अब हम डिस्कस करेंगे। पहला, अगर आपने इनिशियली आपका शेयर पार पे इशू किया है, ठीक है, एंड जो भी अनपेड कॉल्स था ऑलरेडी ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स अकाउंट हैव बीन क्लोज, यानी आपने ओपन वाली एंट्री की है जहां पे कॉल्स इन अरियर्स भी आपने डेबिट करके रखा, अगर वो वाली आपने एंट्री करी है तो फोर फीचर ऑफ शेयर की क्या एंट्री आएगी वो बताना है। सेकेंड केस है आपका अनपेड कॉल्स नॉट गेट ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर्स। सेकेंड केस ये है कि जो भी अनपेड कॉल्स था आपने कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी रिस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट होगा वो उसका बैलेंस कुछ ना कुछ अभी भी दिख के आ रहा होगा, उसी को जस्ट क्लोज करके खत्म करेंगे। सेकेंड वेराइटी होता है अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू किया है, ठीक है। फर्स्ट केस, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम वाज पेड। इसका मतलब क्या होता है? ये जो पेड लिखा है ना, इसका मतलब होता है आपने ड्यू एंट्री पास की है। क्या किया है? आपने सिर्फ ड्यू की एंट्री पास किया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम सामने वाले शेयर होल्डर ने हमको पे कर दिया। एंड सेकेंड, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, यानी प्रीमियम पे इशू किया था एंड प्रीमियम वाज अनपेड। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी प्रीमियम की एंट्री थी वो ड्यू वाली एंट्री हम लोग ने पास नहीं की है, तो उसी के ऊपर हम लोग को फोर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री पढ़नी है। तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग देख लो, फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। अगर अपने पार पे इशू किया है एंड जो भी अनपेड कॉल्ड है वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया कॉल्स इन एरियर्स में, और जो भी कॉल्स अकाउंट है वो क्लोज है, तो उस केस में आप जल एंट्री क्या पुट करोगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना। इसका मतलब क्या होता है? जो भी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस था मैं डेबिट करूंगा, उसको कम कर दूंगा। मैं फोरफिट कर रहा हूं यानी मेरा शेयर कैपिटल में कम कर रहा हूं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट एक क्रेडिट बैलेंस निकाला, यानी और टू कॉल सीनरियर्स, जो कॉल सीनरियर्स पहले डेबिट था उसको मैंने क्रेडिट करके हटा दिया। अमाउंट में देख लो क्या आएगा, जो भी शेयर कैपिटल अकाउंट होगा उसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय अमाउंट कॉल्ड अप। यहां पे मैं बोल रहा हूं अमाउंट कितना कॉल्ड अप है वो आपको लेना है। जैसे आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मंगाया, सेकंड मंगाया, थर्ड मंगाया, फोर्थ नहीं मंगाया, तो फोर्थ वाले अमाउंट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है, थर्ड तक के इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को ही कंसीडर करना है। सर क्या इसके अंदर एप्लीकेशन मनी आएगा? यस, एप्लीकेशन मनी भी इसका पार्ट बनेगा। तो सबसे पहला शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट होगा, आपको लेना है नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर आपके फोरफिट हो रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करना अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स कितना अमाउंट कॉल्ड अप हुआ है वो लेंगे। शेयर फोरफिटेड में क्या आएगा, अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो भी अमाउंट पेड होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एंड कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स। क्या आएगा, अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो अमाउंट ऑलरेडी पेड है, ये जो अमाउंट ऑलरेडी पेड है, अगर मान लो कोई एक शेयर होल्डर है, ठीक है, उसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई करे। चलो मैं आपको यहीं से समझाता हूं। अगर मान लो कोई शेयर होल्डर है, अगर कोई शेयर होल्डर है और उसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे और उसने एप्लीकेशन मनी दी थी ₹5, यानी डे वन पे उसने मुझे 2500 दिया था, ठीक है। अब हम लोगों ने उसे शेयर अलॉट किए सिर्फ 200 नहीं लेते, 300 शेयर्स अलॉट किए।
मतलब हम लोग जो इसको पैसा यूज किया वो 1500 यूज कर लिया, बच गया जो पैसा दैट इज 200 शेयर्स पे 5 रुपीज, दैट इज नथिंग बट योर 1000 रुपीज। ये जो 1000 रुपीज बच के आया ना, इसको मैं एडजस्ट करूंगा, इसको मैं एडजस्ट करूंगा टूवर्ड्स व्हाट, इसको मैं एडजस्ट करूंगा टूवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, तो अगर ये वाला पैसा मैंने अलॉटमेंट के टूवर्ड्स एडजस्ट तो किया, ठीक है, एडजस्ट करूंगा। अगर मैं ये वाला पैसा जो 100 रुपीज 1000 रुपीज मुझे जो मिल रहा है, अगर मैं शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स एडजस्ट करूंगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जो भी एक्सेस अमाउंट आ रहा है वो शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स एडजस्ट हो रहा है, अगर मैं शेयर कैपिटल के टूवर्ड्स एडजस्ट करूंगा तो वो मेरा शेयर फोरफिटेड में आएगा। लेकिन अगर मैं ये वाला पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए एडजस्ट कर रहा हूं तो शेयर फोरफिटेड में उसका अमाउंट आपको नहीं लेना है। ठीक है, बस ये एक चीज समझ लो आप। अब आगे देखो, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अगर आपका जो भी अनपेड कॉल्स था, जो भी अनपेड कॉल्स था वो आपने ट्रांसफर नहीं किया कॉल्स इन एरियर्स में, और जो भी रिस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट है वो शो कर रहा है बैलेंस रिप्रेजेंटिंग अनपेड अमाउंट्स करके, उस केस में एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा यानी शेयर कैपिटल कम करूंगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रिएट करूंगा क्रेडिट बैलेंस, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर फाइनल कॉल। क्योंकि मैंने इनके पैसे क्या किए, मैंने इनके पैसे कॉल्स इन एरियर्स में डाले ही नहीं है, तो ऑलरेडी इसका एक डेबिट बैलेंस दिख रहा होगा, उसको मैं क्रेडिट करके क्या करूंगा, हटाते रहूंगा। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। याद रखना यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, जो नॉमिनल वैल्यू होता है ना वो वाला अमाउंट लेंगे यहाँ पे। शेयर फोरफिटेड में क्या आएगा, अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स ने अमाउंट दिया है टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, टुवर्ड्स शेयर कैपिटल जितना अमाउंट पे हुआ है वही आएगा शेयर फोरफिटेड में। शेयर फोरफिटेड में प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता, अभी तक हम लोग प्रीमियम वाले केस पे गए भी नहीं है, जब जाएंगे तो देखेंगे। अमाउंट फेल्ड ऑन अलॉटमेंट इफ एनी, एंड अमाउंट फेल्ड ऑन फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल होगा तो अमाउंट फेल्ड ऑन फाइनल कॉल। ये तो आपका नॉर्मल वाला एंट्री। अब हम लोग सेकंड केस पे जाते हैं, जहां पे मैंने शेयर इशूड करा था प्रीमियम पे, और प्रीमियम पे जो शेयर इशू किया था वो वाले शेयर को मुझे फोरफिट करना है। तो पहला देख लो, अगर आपने शेयर किया था प्रीमियम पे इशू और प्रीमियम वाज पेड, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमियम वाज पेड का मतलब है मैंने सिर्फ ड्यू एंट्री पास की है। जब मैं ड्यू एंट्री पास करता हूं तो एंट्री क्या पास करता हूं, मान लो मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम मंगा लिया, तो मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटीज सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू शेयर कैपिटल। अब ना इसका मुझे पैसा नहीं मिला तो मैंने एक सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट एंट्री क्रिएट की, अब मैं क्या करूंगा, डेबिट करके उसको उड़ा दूंगा। तो सेम एंट्री है पहले वाले की तरह ही, शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम मुझे नहीं मिला तो मैंने क्रेडिट एंट्री करी थी, डेबिट करके मैं इसको उड़ा दूंगा। और यहाँ पे अमाउंट में देखना है आपको क्या आएगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिमेनिंग अनपेड। अगर मान लो आपने ड्यू एंट्री किया, आपको प्रीमियम का अमाउंट मिल गया, तो क्या सिर्फ वो वाला अमाउंट यहाँ पे लिखना है क्या, नहीं, प्रीमियम का अमाउंट मिल गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला गया, मजे करो ऐश करो। जो अमाउंट आपने कॉल्ड अप किया था ड्यू एंट्री बना के, वो जो अमाउंट नहीं मिला है उतना ही अमाउंट आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम से डेबिट करना है। ठीक है, उसके बाद शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट कर देना एंड कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करना, सेम लाइक अबाव एंट्री। यहाँ पे आप देख लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे होगा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल अमाउंट कॉल्ड अप। नॉमिनल बोल रहा हूं मतलब फेस वैल्यू के टुवर्ड्स जितना अमाउंट आपने कॉल्ड अप किया वो आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिमेनिंग अनपेड, कितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम अभी तक अनपेड है। फिर शेयर फोरफिटेड अकाउंट, अमाउंट ऑलरेडी पेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल। यहाँ पे याद रखना आपको, शेयर फोरफिटेड में वही अमाउंट आएगा जो मैंने शेयर कैपिटल के टुवर्ड्स पे किया है। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स में क्या आएगा, अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। कॉल्स इन एरियर्स में अगर प्रीमियम के लिए भी कोई पैसा आया है तो आप यहाँ पे ले, ठीक है, दैट्स इट, cool। आगे देखो, केस नंबर 2, व्हेन कॉल्स अनपेड नॉट ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स। जो भी मैंने कॉल्स अनपेड था अगर वो ट्रांसफर ही नहीं कॉल्स इन एरियर्स में कर रहा हूं तो कुछ नहीं, जहां पे आप लोग शेयर कॉल्स इन एरियर्स लिख रहे थे बस वहां पे उसको बढ़ा देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, और रिस्पेक्टिव बैलेंसेस के जो अकाउंट आ रहे थे वो लिख देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये सारे अकाउंट हम लोग लिख देंगे। और याद रखना है आपको यहाँ पे शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट में अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिमेनिंग अनपेड, कितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम अनपेड है, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट में अमाउंट ऑलरेडी पेड टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, एंड ये सारे में जितना अमाउंट फेल्ड हो रहा है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम, क्योंकि जब आप अमाउंट मंगाते हो प्रीमियम इंक्लूड करके मंगाते हो। सेकंड केस देख लो,
इशू करा था आपने प्रीमियम पे, लेकिन प्रीमियम वाज अनपेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम नहीं मिला, इसका मतलब ये कि मैंने ड्यू एंट्री नहीं बनाई है। जब आपने ड्यू एंट्री बनाई नहीं है प्रीमियम के साथ, तो डेबिट करके थोड़ी हटाओगे। तो प्रीमियम का जब क्रेडिट एंट्री नहीं क्रिएट किया, तो डेबिट एंट्री करके हटाने की जरूरत ही नहीं है, उसको पूरा ही हटा दो। तो इसका एंट्री नॉर्मली बन जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। इसी के साथ आपका फोर फीचर ऑफ शेयर होता है खत्म, नहीं पार्ट 1 खत्म होता है। यानी हम लोग अभी जो एंट्री सीखी कि मैंने शेयर को फॉरफिट करा, अब हम लोग नेक्स्ट वाले में ये देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर इसका थर्ड लेग आएगा जहां पे हम ये देखेंगे अगर मैंने फॉरफिटेड शेयर इशू करा तो एंट्री क्या करेंगे, यानी री इशू किया तो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1 में आपको लिख देना नंबर ऑफ शेयर, कितना आप इशू कर रहे हो पब्लिक को, और उसकी इश्यू प्राइस क्या थी वो लिख देनी। स्टेप नंबर 2 में नंबर ऑफ शेयर, कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, ठीक है। मेथड ऑफ अलॉटमेंट क्या है आपका, क्या आप प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर रहे हो या फिर एक्सेस मनी रिफंड कर रहे हो। स्टेप नंबर 3 में मेक अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बना लो, नंबर ऑफ शेयर इशू, इशू प्राइस करके, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव करके, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड करके। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, मान लो आपने मार्केट में 10,000 शेयर इशू किए, आपको सब्सक्रिप्शन 15,000 का आ गया, तो आप 15,000 नहीं अलॉट कर सकते, आप 10,000 ही अलॉट कर सकते हो जितना आपने डे 1 पे अलॉट किया था, ठीक है। दैट्स इट, क्लियर इट। फिर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड लिख देना, बाद में ये डायग्राम बना देना कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट अमाउंट जिसके अंदर प्रीमियम इतना इंक्लूड है, फर्स्ट कॉल पे इतना है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे इतना है। और अगर जो जो फेल्ड हो रहे हैं वो लिख देना नंबर ऑफ शेयर्स और उसके आगे क्रॉस मार्क लगा देना। अगर किसी पॉइंट पे फोर फीचर हो रहा है तो लिख देना इस वाले पॉइंट पे फोर फीचर हो गया। और अगर एग्जाम में फोर फीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन आता है तो रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स के डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज बनाना, कंबाइन मत करना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हर एक शेयर होल्डर का डिफरेंट डिफरेंट एंट्री आपको फोर फीचर ऑफ शेयर पास ऑन करना है। चलो, उसके बाद आप कैश बैंक अकाउंट और शेयर कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जो भी मेरा शेयर मैंने फॉरफिट किया उसको मैं री इश्यू करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। देख लो एक बार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन आइदर कैंसल और री इशू द फॉरफिटेड शेयर। तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो या तो कैंसिल कर सकता है या तो री इशू कर सकता है फॉरफिटेड शेयर को। एंड द शेयर्स मे बी री इशूड एट पार। वो जो शेयर है किस पे इशू हो सकता है? अब यहाँ पे जो भी फॉरफिटेड शेयर है वो पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो आपका री इशू शेयर पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। ये इसका एक्सेप्शन है एक शेयर कैपिटल का। अभी आपको सेकंड लाइन याद रखनी है, the amount of discount cannot be exceed the amount that has been received at the time of initial issue। इसका मतलब क्या होता है? एग्जांपल से समझो, सपोज करना है आपको। अब सपोज करने से पहले आपको ये समझा देता हूं, मान लो मैंने शेयर फॉरफिट करा, वहां से मुझे 2,000 रुपए का शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। अब मैंने शेयर को नॉर्मली इशू कर दिया, कुछ डिस्काउंट पे इशू नहीं किया, तो जो 2,000 रुपए मेरे अकाउंट में दिख रहा था ना शेयर फॉरफिटेड, वो पूरा का पूरा पैसा मैं निकाल के कैपिटलिज्म में डाल दूंगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन समझा? सेकेंड चीज, अगर मैं शेयर डिस्काउंट पे इशू करता हूं तो मैं जितना अमाउंट डिस्काउंट का इशू कर रहा हूं उतना अमाउंट में यूज कर सकता हूं शेयर फॉरफिटेड का। जैसे एग्जांपल से बताता हूं, मान लो आपने 2,000 आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पड़ा है, आपने डिस्काउंट पे इशू किया और डिस्काउंट का अमाउंट आया 1,000 रुपीज, तो आप 1,000 रुपीज यूज कर सकते हो क्या शेयर फॉरफिटेड में से? यस। इसमें से बैलेंस कितना बच जाएगा? 1,000। ये जो बैलेंस बच गया, ये 1,000 बैलेंस बचा हुआ मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करना है अगर मैंने डिस्काउंट का अमाउंट 500 यूज करना है तो मैंने यूज कर लिया, फिर इसमें जो बैलेंस बच गया, आपका बैलेंस बच गया 1,500, ये जो बैलेंस बच गया ये मैं किधर डाल दूंगा? कैपिटल रिजर्व में। तो जो जो बैलेंस बचता है वो कैपिटल रिजर्व में डाल। सर क्या हम ये कर सकते हैं, कैन वी डू द थर्ड केस कि 2,500 का डिस्काउंट दे दिया और मेरे शेयर फॉरफिटेड में सिर्फ 2,000 बचा है? नहीं, आप ये चीज नहीं कर सकते। आप 2,500 का डिस्काउंट नहीं दे सकते, ये इनवैलिड होगा। मैक्स टू मैक्स जो आप डिस्काउंट दे सकते हो वो सिर्फ 2,000 का ही दे सकते हो, जितना शेयर फॉरफिटेड में अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है। डन, यहां तक चीजें समझी सबको? चलो, वेरी नाइस। और जो भी याद रखना, जो भी बैलेंस बच जाएगा शेयर फॉरफिटेड में यूज करने के बाद, वो सारा का सारा बैलेंस आप क्या कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। अब एक चीज इसके साथ एक और नोटिंग भी आपको बता देता हूं, सपोज करो आपके शेयर फॉरफिटेड में 2,000 रुपीज पड़े हैं और ये जो 2,000 रुपीज आए ये मैंने 1,000 शेयर फॉरफिट करा था उसकी वजह से आ गया, ठीक है। 1,000 शेयर फॉरफिट करा था उसके वजह से आ गया।
अब मैंने ना 300 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। क्या कर दिया? रीइश्यू कर दिया एकदम नॉर्मली। तो अब सवाल आता है सर कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डालना है, क्योंकि मेरे तो शेयर फॉरफिटेड में 2000 पूरा पड़ा है। आपने जो शेयर फॉरफिट करे थे वो 1000 शेयर्स को फॉरफिट करा था, लेकिन आपने जो रीइश्यू किया वो तो 300 ही किया है। अब सवाल ये आता है सर कैपिटल रिजर्व में कितना डाले, तो आपको ना प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। जितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट आएगा उतना ही पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो देखो प्रोपोर्शनेट कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है। अगर 1000 शेयर्स का 2000 रुपया बैलेंस है तो 300 का कितना आएगा, तो मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 300 मल्टीप्लाई बाय 2000 डिवाइड बाय 1000, 30 कट 30 कट 3 टू 600, यानी इसका आंसर क्या आएगा 600। तो जो 600 का अमाउंट आएगा वो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। बाकी का जो 1400 बच गया यानी 2000 माइनस 600 वो मैं एज इट इज रहने दूंगा जब तक मेरा क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन ने बोला है पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर करो तो पूरा कर देना। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहीं पे बता दी, आगे एक नोट आएगा तब आपको चीजें समझेंगे। देख लो ये लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, whatever there is the amount of discount is debited to share forfeited account। तो जो भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट होगा वो आप शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करके ये कर लेना। एंड इफ एनी बैलेंस लेफ्ट, अगर कोई भी बैलेंस लेफ्ट होता है तो उसको आप ट्रीटेड करोगे कैपिटल प्रॉफिट और ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, किस में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो जो भी आपका बैलेंस, जो भी आप डिस्काउंट का अमाउंट यूज कर रहे हो तो आप कैसे यूज करोगे, डेबिट करोगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को और उसको यूज कर लोगे, और जो भी आपका बैलेंस बच जाता है उसको आप कैपिटल प्रॉफिट बनाओगे और ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगर आप री इशू कर रहे हो अपने फॉरफिटेड शेयर को एट पार पे तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक में पैसा आएगा, शेयर कैपिटल जाएगा, और जो भी शेयर फॉरफिटेड में पैसा बचा था उसको आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। तो देखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो गया। अगर आप री इशू कर रहे हो प्रीमियम पे तो प्रीमियम के केस में क्या होगा देख लो। अगर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो ऑन री इशू ऑफ शेयर, जैसे आप शेयर री इशू करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सेम एंट्री, और जो भी शेयर फॉरफिटेड का पैसा होगा वो आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, ये वाला जो मैंने पार्ट बताया इट इज नथिंग बट दिस डिस्कशन कि आपको प्रोपोर्शनेट ट्रांसफर करना है। अब मैं आपको एक डिस्काउंट वाली एंट्री भी समझा देता हूं कि अगर मैंने री इशू डिस्काउंट पे किया तो सर क्या एंट्री बनेगी। ठीक है, अगर मैं री इशू कर रहा हूं डिस्काउंट पे तो क्या एंट्री बनेगी, देख लो सिंपल है। मेरे बैंक में पैसा आएगा तो मान लो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, फिर मैं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, वो भी अकाउंट मेरा डेबिट होगा, और टू शेयर कैपिटल। सपोज करो कि 10 रुपीज की शेयर थी, 5 रुपए का डिस्काउंट था, 5 रुपए बैंक में आया और मेरे शेयर फॉरफिटेड में 20 रुपया पड़ा हुआ था। ठीक है, ये सपोज करना है आपको, शेयर फॉरफिटेड में आपके 20 रुपया पड़ा हुआ था, दिख रहा है ना, हाँ जी। शेयर फॉरफिटेड में 20 रुपया पड़ा हुआ था, आपने जो शेयर इशू किया 10 रुपए की उसकी वैल्यू थी, लेकिन 5 रुपए में इशू किया और 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ अमाउंट में क्या आएगा, यहाँ पे 5 रुपए आ जाएगा, यहाँ पे 5 रुपए आएगा, यहाँ पे 5 रुपए का डिस्काउंट, और शेयर कैपिटल 10 रुपए का चला गया। अब आपने क्या करना है, आपने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि वहां से पैसा निकाल के आप ट्रांसफर तो करोगे। एक डिस्काउंट में सेट ऑफ करना है और दूसरा कैपिटल रिजर्व है। 20 रुपया मेरा डेबिट हो जाएगा पूरा का पूरा, और 5 रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया तो उतना मैं सेटल करूंगा, और बच गया जो 15 रुपीज है वो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। तो आप देखोगे ये वाली डिस्काउंट एंट्री और ये वाली डिस्काउंट एंट्री कट गई। ठीक है, तो ये थी आपकी 4 फीचर ऑफ शेयर्स। मैंने 4 फीचर ऑफ शेयर पढ़ा दिया, स्टेप्स बता दिए, री इश्यू ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर भी पढ़ा दिया। अब हम लोग देखेंगे बोनस शेयर कि बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है, और आइए देखते हैं बोनस शेयर के बारे में। बोनस शेयर, बाय बैक। चलो देखो बोनस शेयर क्या होता है। बोनस शेयर क्या होता है, इन सिंपल वर्ड, मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को विदाउट चार्जिंग एनी अमाउंट उनको मैं शेयर इशू करता हूं। ये शेयर जो इशू होता है वो फेस वैल्यू पे इशू होता है, ना ही डिस्काउंट पे इशू होगा ना ही प्रीमियम पे होगा। और बोनस शेयर को इशू करने के लिए मैं मेरे फ्री रिजर्व्स को यूज करता हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकता हूं, ये सारी चीजों को, और सीआरआर को यूज कर सकता हूं। किसको किसको यूज कर सकता हूं, आइए आप लोग पढ़ते हैं, देख लो एक बार। Issue of bonus share. A company may issue fully paid up bonus in any manner out of its free reserves, securities premium and capital redemption reserve.
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी आप यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व का भी यूज कर सकते हो, और सीआरआर का भी यूज कर सकते हो। ये फ्री रिजर्व्स क्या होता है, जब हम लोग अभी ये बायबैक का एक टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बता दूंगा फ्री रिजर्व्स क्या होता है, ठीक है। अब देख लो सेकेंड अनदर चीज, however no issue of bonus share shall be made capitalizing reserves created by revaluation of assets। revaluation of assets क्या होता है वो समझ लो। मान लो आप फाइनेंशियल ईयर के एंड पे खड़े हो और आपके बुक में एक असेट आ रही है 100 रुपीज की, आप मार्केट में जाते हो उसकी वैल्यू पता करते हो, तो उसकी जो वैल्यू है वो बन के 100 की जगह वो 150 हो गई। तो आप क्या करते हो, एक ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 100 रुपीज का जो असेट्स था उसको 150 पे कर दिया। अभी जो 50 रुपए का गेन हुआ इसको भी तो मैं कहीं पे दिखाऊंगा ना, इसको मैं दिखाता हूं अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो क्या वो 50 रुपया मैं यूज कर सकता हूं बोनस शेयर इशू करने के लिए? द क्लियर आंसर इज नो, क्योंकि जस्ट मार्केट में वैल्यू बढ़ी है और आपने बढ़ाया है, ठीक है। बट सर एक अनदर केस आता था कि अगर ये कैश में रियलाइज्ड हो गया तो क्या उस पैसे को मैं यूज कर सकता हूं? यस, अगर चीजें कैश, अगर आपने कोई असेट बेचा और आपका प्रॉफिट कैश में रियलाइज हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आप फ्री रिजर्व कंसीडर करके बोनस शेयर इशू कर सकते हो, बाय बैक भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाली पॉइंट भी मैंने यहीं पे क्लियर कर दी, जब उस पे आएंगे तो देख लेंगे। अब अनदर चीज, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, उसने अभी तक 5 रुपए ही मुझे दिए हुए हैं, तो क्या पार्टली पेड अप शेयर को मैं बोनस शेयर इशू कर सकता हूं? नहीं। जो इतने भी पार्टली पेड अप शेयर होल्डर्स होते हैं पहले मैं उनको कन्वर्ट करूंगा फुल्ली पेड अप में, पहले उनसे बचे हुए 5 रुपए मंगाऊंगा, फिर उनको बोनस शेयर इशू करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला एंट्री हमारा यही होता है जब हम लोग फाइनल कॉल को ड्यू करते हैं। तो फाइनल कॉल ड्यू करने की सिंपल एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने थोड़ी गलत बोल दी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसी रिसिप्ट होगा कैश बैंक में पैसा आएगा, शेयर फाइनल कॉल हट जाएगा, ये वाला नल ऑफ हो गया। अब थर्ड एंट्री आप लोग पास करोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फॉर बोनस शेयर। अब बोनस शेयर के लिए मैं क्या क्या चीजें यूज कर सकता हूँ, वहां से पैसा निकालूंगा और डालूंगा बोनस टू शेयर होल्डर को। देखो मैंने पीएनएल यूज कर सकता हूँ, जनरल रिजर्व यूज कर सकता हूँ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट यूज कर सकता हूँ, अगर जो मेरा कैश में रियलाइज हो रहा है वहां से जो पैसा आ रहा है वो मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज कर सकता हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकता हूँ, कैपिटल रिजर्व, ये सबको मैं डेबिट कर रहा हूँ क्योंकि इनका क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करूंगा यानी कम कर रहा हूँ। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यूज करूंगा और कहां पे पैसा डाल दूंगा, बोनस टू शेयर होल्डर को। फिर जैसे ही मैंने पैसा डाला उसके बाद मैं उनको शेयर इशू करूंगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि ऊपर आप देखोगे तो मैंने क्रेडिट किया था, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और शेयर कैपिटल पे मैंने पैसा डाल दिया। उसके बाद ऑन एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल कॉल, अब कभी कभी क्या बोलते हैं शेयर होल्डर, अरे हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जो आप बोनस शेयर हमको दे रहे हो ना, बोनस टू शेयर होल्डर, उसको एडजस्ट कर लो ना फाइनल कॉल की तरफ से। बोलो ठीक है, यहाँ पे हम आपको शेयर कैपिटल दे रहे थे, उसी जो हम आपसे जो अमाउंट मांग रहे हैं उस अमाउंट का क्या कर लेते हैं हम लोग, एडजस्ट कर लेते हैं शेयर फाइनल कॉल के लिए। तो हम लोग ने बोला बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला होता है, ये दो फॉर्मूला आपको समझ के रखने हैं। एक बात इसके अंदर और बता देता हूं मैं आपको आगे बढ़ने से पहले, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ऐसा है कि पहले बायबैक हुआ फिर बोनस शेयर इशू हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या करना पता है, बायबैक के बाद वाला अमाउंट निकालना। अब बायबैक क्या होता है सर वो तो पहले बता दो, ठीक है। चलो जब मैं उस पर आऊंगा तो मैं आपको बोनस वाली कहानी बता देता हूँ, बायबैक पे आने पे बताएंगे, अभी पहले ये कर लेते हैं। चलो फॉर्मूला देख लो, अगर आपको ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर मुझे इशू करना है, तो आप बोनस इशू को ऊपर लिख देना, शेयर हेल्ड नीचे लिख देना, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर करना। जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूं मैं बोनस शेयर दे रहा हूं 2:5 का, ठीक है, और मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है, मेरे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स वो 20,000। अब मुझे निकालने कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर बनेंगे, तो मैंने बोनस 2 देने हैं, 5 के बदले मल्टीप्लाई बाय 20,000, इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा कुछ 8,000 समवेयर अराउंड। 2 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 20,000 या 8,000, आई एम राइट, दिख रहा है 8,000? ऐसा नहीं दिख रहा है, चलो मैं इसका कलर बदल देता हूँ आप लोगों के लिए, कलर चेंज, अब दिखा क्या, रेड में, ठीक है, डन। और टोटल अमाउंट ऑफ बोनस इशू, बोनस शेयर निकालना है तो सिंपल है, नंबर ऑफ बोनस शेयर यहां से आ गया, मल्टीप्लाई करना है फेस वैल्यू ऑफ शेयर से। ऑलवेज याद रखना यहाँ पे इशू प्राइस भी फेस वैल्यू ही होती है, ठीक है। तो आई होप आपको बोनस शेयर वाला कंटेंट जो है वो समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, बायबैक ऑफ शेयर। चलो बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, बायबैक क्या करेंगे अपन, बायबैक।
चलो देखो यहाँ पे ध्यान से सब लोग, बाय बैक, बाय बाय नहीं बाय बैक, बाय बैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर मींस द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर बाय द कंपनी, यानी कंपनी अपने खुद के शेयर खरीदती है और ये एक तरह का फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होता है जहां पे हम लोग कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ठीक है, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग करना यानी कैपिटल के रेशियोज को बदलना, इक्विटी कम करना, थोड़ा प्रेफरेंस बढ़ाना, इसको बोलते हैं कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। ये प्रैक्टिस है, ग्लोबली यूज करते हैं अगर किसी को अपना अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करना है या फिर किसी को टेक ओवर करना है, रिटर्न को बढ़ाना है, ये सारी चीजों के लिए। जो भी बायबैक होता है ये रिडक्शन हो जाता है शेयर कैपिटल में। कैसे रिडक्शन होता है सर बताओ? मान लो इक्विटी शेयर 10 लाख रुपए की थी, आपने 2 लाख रुपीस का बायबैक कर लिया, अब आपकी इक्विटी शेयर कितनी हो गई? 8 लाख रुपीस की होगी। बायबैक का मतलब सिंपल है, आप अपने इक्विटी शेयर को खरीद रहे हो, वापस खरीद रहे हो, मतलब पहले आपने इशू करा था, शेयर होल्डर्स को दिए थे, अब आप शेयर होल्डर्स के पास जाते हो और बोलते हो वापस हम कर दो हमारे इक्विटी शेयर, हम आपके शेयर्स को वापस खरीदते हैं, उसके उसी को बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स करके। तो 10 लाख रुपीस का जो इक्विटी शेयर था, आपने 2 लाख रुपीस का बायबैक किया, तो अब आपका अमाउंट कितना हो गया? 8 लाख रुपीस। ठीक है, तो आपका शेयर कैपिटल तो रिड्यूस हो गया ना, वही चीज है। और ये सारी चीजें, एंड बायबैक शेयर इनेबल गो बैक टू शेयर होल्डर एंड परचेस करना है शेयर्स को। अब इसके अंदर क्या बोला है? फ्री रिजर्व्स। एक फ्री रिजर्व्स करके आता है, आप बायबैक करने के लिए फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकते हो। वो क्या होता है? reserves which as per latest audited balance sheet of the company are free for the distribution as dividend, यानी आप जो पैसा एज एन डिविडेंड के तौर पे बांट सकते हो, एज एन डिविडेंड आप जो पैसे बांट सकते हो, वो सारे रिजर्व्स को आप यूज कर सकते हो बायबैक करने के लिए। इट इंक्लूड्स क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट, और यहाँ पे फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस भी आता है, लेकिन शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं आता। एग्जाम में दे विल मेक यू कंफ्यूज, दे विल गिव द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, और आपने घाई में अगर वो अमाउंट ले लिया बायबैक के पर्पस के लिए, आपका पूरा एंट्री रॉन्ग हो जाएगा और आपके 1 नंबर चल जाएंगे, तो वो गलती नहीं करना। अब देख लो, बायबैक करने के कुछ कंडीशंस होते हैं। आप बायबैक कहां से कर सकते हो? अपने फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से, या फिर प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। ये क्या होता है? एग्जांपल ले लो, आपने इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं, आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, वहां से पैसा लिया, तो क्या वो पैसा मैं यूज कर सकता हूं बायबैक करने के लिए? यस, आप यूज कर सकते हैं। मान लो आपने इक्विटी शेयर इशू किया, आपने डिबेंचर इशू किया, तो क्या डिबेंचर का पैसा यूज कर सकता हूं बायबैक करने के लिए? यस, मनी वाइज आप यूज कर सकते हो, लेकिन आगे एक कंसेप्ट आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का, वहां पे कितना पैसा ट्रांसफर करना है, वहां पे थोड़ा कंफ्लिक्ट है। वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा जब हम लोग सीआरआर पे आएंगे तब, तो डोंट वरी अबाउट राइट नाउ। अभी के लिए आप इतना समझ लो, हम तीनों चीजों को यूज कर सकते हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द इश्यूज करके। अब देख लो, इसमें भी सेम बोला है, सर क्या हम इक्विटी शेयर इशू करके इक्विटी शेयर बायबैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पे भी सेम है, पार्टली पेड अप अगर कोई शेयर होगा तो आप उसको बायबैक नहीं कर सकते, पहले आपको उसको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा। अब देख लो, फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं एंड अदर रिजर्व्स क्या होते हैं। फ्री रिजर्व्स यानी ये रिजर्व्स में से आप पैसे यूज करके बायबैक कर सकते हो अपने शेयर्स को। पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, फंड्स में कौन से वाले फंड्स लेने हैं? अगर कोई लायबिलिटी है तो उस लायबिलिटी को पहले डिडक्ट करो, उसके बाद जो फंड्स का अमाउंट आएगा वो, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स करके। अब ये वाले जो अमाउंट है इसको आप यूज नहीं कर सकते एज एन फ्री रिजर्व, यानी ये अमाउंट को आप बायबैक करने के लिए यूज नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीजें आती हैं? एक आता है रीवैल्यूएशन रिजर्व, दूसरा आता है सीआरआर ओल्ड। सीआरआर ओल्ड यानी पहले का क्रिएशन ऑफ रिजर्व्स होगा कुछ, तो सीआरआर का मतलब होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ओल्ड वाला, जूना वाला। डीआरआर, डीआरआर क्या होता है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, देखो नहीं यूज कर सकते। प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन नहीं यूज कर सकते। कैपिटल रिजर्व नहीं यूज कर सकते, बट एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? पढ़ेंगे अभी। और अगर कोई भी स्टैट्यूटरी या टैक्स रिजर्व आपने निकाल के रखा है उसको भी आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन मान लो स्टैट्यूटरी और टैक्स रिजर्व निकाल के रखे हुए 8 साल हो गए, तो 8 साल के बाद वो अमाउंट आप यूज कर सकते हो। अब कैपिटल रिजर्व का नोट लिख लो, इफ एनी एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो मान लीजिए आपने कोई असेट बेचा, आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेचा, अब ये तगड़ा प्रॉफिट होता है ना, आपके नॉर्मल बिजनेस से नहीं आ रहा, तो नॉर्मल बिजनेस से नहीं आ रहा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो अमाउंट को आप कहां ट्रांसफर करते हो? कैपिटल रिजर्व में। और वो अमाउंट को जो आपने ट्रांसफर किया वो आपका अमाउंट अगर एक्चुअल प्रॉफिट है और रियलाइज इन कैश में हो रहा है, ठीक है, ये देखो, इफ इट इज रियलाइज्ड इन कैश तो उस अमाउंट को आप यूज कर सकते हो एज एन फ्री रिजर्व
बट अगर कोई भी डिटेल्स नहीं बोली गई है तो आप कैपिटल रिजर्व को फ्री रिजर्व ट्रीट मत करना। तो देखना वहां पे ऐसा वर्ड लिखा होगा कैपिटल रिजर्व और ब्रैकेट में लिखा होगा कि 5000 इज रियलाइज्ड इन कैश फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप 5000 का अमाउंट कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो बाय बैक करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रीलिमिनरी कंडीशन, अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कंडीशन एक बार देख लो, उसके बाद जर्नल एंट्रीज देखेंगे। कंडीशन देख लो एक बार क्या होते हैं। बायबैक आपका एओए से ऑथराइज होना चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे आप जनरल मीटिंग में, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका जो बायबैक है वो 10% या उससे कम है। अगर आपका जो बायबैक है वो 10% या उससे कम है, किसका, टोटल पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व्स का, और अगर वो बायबैक ऑथराइज कर दिया है डायरेक्टर ने, उस केस में कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करने की जरूरत नहीं है। अब ये 3 कंडीशन होते हैं बायबैक के, देख लो एक बार। जो आपका मैक्सिमम खर्चा होना चाहिए, मैक्सिमम खर्चा मतलब इश्यू प्राइस जो होगा, जो भी आपका बायबैक का प्राइस होगा वो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर जितने आप बायबैक कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो मेरा मैक्सिमम खर्चा है। मैं फेस वैल्यू यहाँ पे टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ, फेस वैल्यू तो 10 रुपया होगा, लेकिन मान लो आप लोग जो बायबैक कर रहे हो वो 50 रुपए पे कर रहे हो, और जो नंबर ऑफ शेयर है मान लो 10,000, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो ये जो 5 लाख अमाउंट आ रहा है ये मैक्सिमम खर्चा है। ये आपका मैक्सिमम खर्चा एक्सीड नहीं होना चाहिए, कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए, उसकी लिमिट है कि जो मैक्सिमम खर्चा है ऑन बायबैक इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। सर ये टोटल पेड अप कैपिटल क्या होता है? टोटल पेड अप कैपिटल में इक्विटी आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, डेट आता है क्या, डेट नहीं आता। तो आपको इक्विटी, प्रेफरेंस इसको ऐड करना है, फ्री रिजर्व तीनों को ऐड करना है, तीनों का 25% निकालना है और देखना है जो मेरा बायबैक का प्राइस है क्या ये 25% से कम है, हाँ कम है तो ठीक है। अगर ये 25% से ज्यादा होगा तो चलेगा, नहीं तो लिमिट ब्रीच हो रही, और ये तीनों की तीनों कंडीशन शूट होनी चाहिए यानी मीट होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला आपका कंडीशन है मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। Second condition is company cannot buy back more than 25% of paid up equity capital in any financial year। तो मान लीजिए आपका एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख का 25% निकालना यानी 2.5 लाख रुपए, तो 2,50,000 से ज्यादा वो बायबैक नहीं कर सकता, यानी 25% से ज्यादा इक्विटी का बायबैक नहीं हो सकता। एंड लास्ट, डेट इक्विटी का रेशियो 2:1 होना चाहिए, यानी बायबैक करने के बाद जो डेट इक्विटी का रेशियो बनेगा इट इज 2:1। फॉर एग्जांपल 2:1 इन टर्म्स ऑफ व्हाट, देखो 2:1 का मतलब अगर मेरा इक्विटी टेक है तो मेरा डेट मैक्सिमम 2 होना चाहिए, ये वाला रेशियो चलेगा क्या 1.5:1, बताओ क्या ये वाला रेशियो चलेगा? हाँ चलेगा, क्योंकि मेरा डेट 1.5 यानी कम है, मैक्सिमम मेरा डेट 2 होना चाहिए लेकिन 2 से कम है तो चलेगा। तो अगर 2 से कम आपका डेट आ रहा है तो ठीक है चलेगा, 2 से ऊपर आया तो नहीं चलेगा, तब आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, यानी आपको उतना ही बायबैक करना पड़ेगा जितना आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 आ जाए। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे, जो भी बायबैक होगा वो फुल्ली पेड अप शेयर्स के होंगे, और अगर आपका बायबैक उस कंपनी का कर रहे हो आप जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो सेबी के हिसाब से चलना। और लास्ट चीज, बायबैक का आप एक बार ऑफर देते हो तो 1 साल में खत्म करना है, विद इन 1 ईयर आप दूसरा बायबैक का ऑफर नहीं दे सकते। अब इसके लिए बनाना पड़ता है, जब आप बायबैक करते हो तो एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनता है, CRR बोलते हैं इसको, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके अंदर क्या होता है बात ध्यान से सुन लो। CRR का यूज हम लोग बोनस शेयर यूज करने के लिए, बोनस शेयर इशू करने के लिए करते थे। CRR क्यों बनाते हैं आप खुद सोचो, 10 लाख मेरा इक्विटी कैपिटल था, 2 लाख का मैंने बायबैक कर लिया, अब इक्विटी कैपिटल कितना बच गया 8 लाख रुपीस, तो मेरा कैपिटल पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 8, तो 2 लाख का गैप आ रहा है ना, इस 2 लाख के गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग कुछ अमाउंट जर्नल रिजर्व, फ्री रिजर्व में से निकालते, सिक्योरिटीज प्रीमियम में से निकालते और कहां डालते थे CRR के अंदर, ताकि जो हम लोग का अमाउंट है वो जो गैप है वो फुलफिल हो जाए। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो यहीं पे सारी चीजें डिस्कस कर लेता हूं, देख लो। सपोज करना है कि आपका जो बायबैक हो रहा है वो 2 लाख रुपीस का हो रहा है, ठीक है, और इसके लिए आपने फर्दर कुछ इशू किया था। अब इशू में 2 चीज करी थी, अगर आपने इशू किया था प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर आपने 1 लाख का किया था, तो आप CRR में कितना पैसा डालोगे, आप लेते हो फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, तो फेस वैल्यू लेना है आपको, इशू प्राइस नहीं लेना, फेस वैल्यू लेना, और ये जो 2 लाख की अमाउंट है ये बायबैक की फेस वैल्यू वाली अमाउंट, तो आपने 2 लाख लिखना है, इसमें से माइनस कर देना ये जो आपने अर्लियर इशू किया था 1 लाख, यानी जो आप फ्रेश इशू करते हो
वो आपको माइनस करना है 1 लाख का। तो अब आप कितना ट्रांसफर करोगे 1 लाख रुपीस, कितना ट्रांसफर करोगे आप 1 लाख। सर ये माइनस क्यों किया 1 लाख, क्योंकि आप खुद सोचो ना, मैंने बोला कि जो टोटल पेड अप वैल्यू होती है उसमें प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों आता है। तो अगर मान लो मेरा 10 लाख रुपए का कैपिटल था, मैंने 2 लाख का बाय बैक किया, अब मेरा कैपिटल कितना बन गया 8 लाख रुपीस। मैंने 1 लाख का प्रेफरेंशियल इशू किया था बाय बैक करने के लिए, तो 1 लाख भी तो मेरा इक्विटी का कैपिटल का पार्ट बनेगा ना। तो अब कितना हो गया वैल्यू 9 लाख। तो मुझे सीआरआर में और कितना ट्रांसफर करना है वापस 10 लाख बनाने के लिए, 1 ही लाख करना है, तो सिर्फ मैं 1 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा। लेकिन सर सेम केस के अंदर अगर मैंने डेट इशू किया होता तो 1 लाख रुपीस का, क्या इसको मैं लेता हूं? जर्नली फ्रैंकली बोलूं, इंडस्ट्री के अंदर डेट को कैपिटल का पार्ट नहीं माना। आप खुद सोचो ना, कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है। लेकिन अगर आपने डेट मार्केट में इशू किया है, तो जो डेट होल्डर होते हैं क्या वो बोलते हैं कि मैं कंपनी की इस मीटिंग में बैठूंगा, उस मीटिंग में बैठूंगा, मैं वोटिंग राइट्स दूंगा, ये सब करूंगा? नहीं बोलते ना। तो डेट आर नॉट द पार्ट ऑफ कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर द बिजनेस। अगर आप लॉन्ग टर्म कि हाँ ये धंधे में पैसा लाने के लिए होता है, बट डेट आने से ऑथराइजेशन नहीं मिलती, ओनरशिप नहीं मिलती, तो वो अपने कैपिटल का पार्ट नहीं होता। अगर आप नॉर्मली देखोगे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव के व्यू से, यानी इक्विटी वालों के साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या होता है, जब भी हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं ना, वो वाले अमाउंट को अपन यूज कर सकते हैं बायबैक करने के लिए, यानी पैसा देने के लिए वो अमाउंट यूज कर सकते हैं। लेकिन सीआरआर में जब पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो उसमें से माइनस नहीं कर सकते। बट आपके इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, माइनस किया है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आप दोनों एंट्री पास करना। जैसे एग्जांपल, आप ये 1 लाख वाली एंट्री भी पास कर देना, सीआरआर में 1 लाख का अमाउंट ट्रांसफर करना। और दूसरा, जो जनरली इंडस्ट्री चलाती है कि अगर डिबेंचर इशू किया तो वो वाले अमाउंट को नहीं लेती, तो आप 2 लाख का अमाउंट पूरा ट्रांसफर कर देना। तो एग्जाम में क्या करें सर, दोनों एंट्री पास करके आओ। इन केस ऑफ ओनली डिबेंचर, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो आपको ये वाला एंट्री मारना है, यानी प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट आप यूज कर सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, और सीआरआर में अमाउंट माइनस कर सकते हो, बैलेंस अमाउंट ही आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, समझा ये बात आपको? चलो अब जब लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं, लेट अस सी जर्नल एंट्रीज फास्ट फास्ट। सो दिखा रहा हूं, ये देखो। चलो अब जर्नल एंट्री, मान लो आपके पास पैसा नहीं है, कंपनीज के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट है वो बेचते हैं। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू पे बेचा, यानी 100 रुपए की चीज 100 रुपए पे बेची है, तो कैश बैंक में पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट का रूल लगाया, निकाल दिया। अगर आपने अबाव बुक वैल्यू बेची, जैसे 100 रुपए की चीज 125 रुपए में बेची, तो 25 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और जब भी प्रॉफिट होता है तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा, यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा 125, क्योंकि 125 पूरा घर में आएगा। इन्वेस्टमेंट चल जाएगा 100 रुपए से, और पीएनएल में आ जाएगा 25 रुपए। थर्ड केस, अगर आप बिलो बुक वैल्यू पे बेच रहे हो, तो उस केस में क्या होगा, मान लो 100 रुपए की चीज थी, आपने 80 रुपए में बेची, तो जो 20 रुपए है वो मेरा लॉस है। और लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है, तो बैंक में 80 रुपए आएगा, पीएनएल में 20 रुपए चल जाएगा, एंड इन्वेस्टमेंट आपने 100 रुपया पूरा हटा दिया। सेकेंड टाइप ऑफ आप एंट्री मारते हो, अगर आपने कोई भी प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर या फिर सिक्योरिटी इशू की है। अगर आप एट पार पे इशू कर रहे हो तो बैंक में पैसा आएगा, और अगर आपने डिबेंचर इशू किया तो आपने डिबेंचर क्रेडिट करना है। प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर क्रेडिट करो। अदर सिक्योरिटीज, कुछ बॉन्ड इशू किया है या फिर बैंक लोन लिया है, तो उसको आपने यहाँ पे क्रेडिट करते हुए चलना है। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर का नाम अगर प्रेफरेंस शेयर है तो वहां पे प्रेफरेंस शेयर यूज कर लेना या चेंज कर लेना, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट करना, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, अदर सिक्योरिटीज। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखा, इसको हटा देना, कैपिटल रिजर्व लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये दो तीन चीजें आएंगी, एक मिनट रुको, हाँ एक मिनट, यस। तो कैपिटल रिजर्व आपको कट करना है, कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट होगा, क्योंकि आप कम में इशू कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है। अदर सिक्योरिटीज को डेबिट कर देना, एंड टू डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटीज, जो भी अकाउंट आप इशू कर रहे हो उसको आप क्रेडिट करते हुए चलना। अब थर्ड एंट्री होती है, आपने कैंसिल करना है शेयर्स को। जब आप शेयर कैंसिल करोगे तो क्या करोगे, इक्विटी शेयर अकाउंट को डेबिट कर दोगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा, और वो सारा का सारा पैसा किसको पे करना है, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। तो एक क्रेडिट लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो इसकी एंट्रीज देख लेना, तीन एंट्रीज होती है। एक होता है नॉर्मल एंट्री, कि आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, फ्री रिजर्व्स में पैसा उठा लिया, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करके पैसा उठा। ये डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए तो लॉस है ना, आप सामने वाले को 10 की जगह 15 दे रहे हो, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपके लिए लॉस है, इसके लिए उसको डेबिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा तो वो डेबिट कर देना, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इसकी अल्टरनेटिवली एंट्री बन सकती है
कि आपने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट किया, अलग से लिखा प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है इसको आप ट्रांसफर करते हो, जो भी प्रीमियम ऑन बायबैक है उसको आप ट्रांसफर करते हो कहां पे, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से आप पैसा यूज करके इसको ट्रांसफर एंट्री मार दे। तो आप देखोगे ये वाला प्रीमियम यहाँ पे डेबिट, ये वाला प्रीमियम यहाँ पे क्रेडिट, और वो यूज हो गया। नोट में देखना है यूज दिस एंट्री, आपको ये एंट्री तभी यूज करनी है when question specifically mentioned that premium amount is from securities premium। तो अगर क्वेश्चन ने बोला है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को यूज करो और उसी अकाउंट से यूज करके सिक्योरिटीज प्रीमियम दो, तो आपको ये वाली एंट्री मार लेनी है। एग्जाम में क्या करेंगे सर, मैं तो बोलूँ तीनों एंट्री मार लो, ये एंट्री भी कर दो, ठीक है, एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख के फिर इसकी अल्टरनेटिव दो एंट्री भी मार दो, टेंशन ही खलास। क्या लगेगा, 2 मिनट ज्यादा जाएगा, जाने दो, मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे ना, मार्क्स तो मिल जाएंगे ना बस। अगर डिस्काउंट वाली एंट्री होगी तो क्या करेंगे, अगर हम लोग बायबैक डिस्काउंट पे करें, अरे अच्छा 10 की चीज 8 रुपए में मिल रही, सस्ते में मिल रही है, तो क्या होगा, हम लोग का कैपिटल रिजर्व आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया, खत्म किया, कैपिटल रिजर्व लाया डिस्काउंट अमाउंट से 2 रुपया, और इक्विटी शेयर होल्डर वालों को 8 रुपया देना। अल्टरनेटिवली आप क्या एंट्री कर सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट किया टू डिस्काउंट ऑन बायबैक एंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब ये जो भी डिस्काउंट ऑन बायबैक है ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। तो देखो डिस्काउंट ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है, समझा ये वाला चीज। फिर फोर्थ एंट्री, आप पेमेंट कर रहे हो अमाउंट का, जब पेमेंट करोगे तो बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा एंड इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब आप ट्रांसफर कर रहे हो सीआरआर में, जो मैंने बताया था कि जितना भी हम लोग बायबैक करते हैं उतना पैसा सीआरआर में करते हैं, बट अगर आपने कुछ प्रोसीड इशू किया, अगर आपने प्रेफरेंस इशू किया तो उतना पैसा माइनस कर देना, फेस वैल्यू लेना, सबसे पहले तो फेस वैल्यू बायबैक लेना, फिर देखना कितना पैसा हम लोगों ने ट्रांसफर इशू किया है पहले उतना माइनस कर देना। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो कोई टेंशन नहीं, अगर डिबेंचर है तो 2 एंट्री पास कर दी, फ्री रिजर्व यूज कर लिया, सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर लिया, पैसा डाल दिया सीआरआर, ठीक है। अमाउंट में क्या लेंगे कि बायबैक नॉमिनल वैल्यू जो भी इसके फेस वैल्यू होगी वो माइनस अमाउंट ऑफ प्रोसीड इशूड करके, अगर प्रेफरेंस है तो यही, डिबेंचर है तो 2 एंट्रीज आपको पुट अप करेंगे। अब जो भी बायबैक के खर्चे होंगे उसकी एंट्री क्या करेंगे, बैंक से पैसा जाएगा, बायबैक एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और ट्रांसफर एंट्री जो भी बायबैक का खर्चा आपके पीएनएल में चल जाएगा, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बायबैक एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। आपको एक बात और याद रखनी है कि जो भी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होगा शुड नॉट बी टेकन एट डेट, आप बैंक ओवरड्राफ्ट को डेट नहीं सब कंसीडर करोगे। अब बायबैक का आपको अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये उसका फॉर्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ बायबैक लेना इन डेसिमल में, इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर लिखना, नीचे लिखना फेस वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई करना बायबैक के प्राइस से। बायबैक का प्राइस एग्जाम में दिया होगा, सपोज करो कि 0.25 यानी 25% की बायबैक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कैसे होगा 0.25, 25 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.25 आएगा, मल्टीप्लाई, मान लो 10 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, फेस वैल्यू 10 था और इश्यू प्राइस आपका 15 था, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बायबैक का 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, क्योंकि आप देखोगे 10 कट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 15 यानी 3,75,000 इज नथिंग बट योर बायबैक का प्राइस। तो आपको बायबैक का मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जो आ रहा था ना वो यहाँ पे आपको मिल गया। एक चीज रुको, मैंने आपको ना एक चीज नहीं बताई, बताता हूँ, चलो ये तो समझ गया फॉर्मूला आपको, ठीक है, फॉर्मूला समझ गया ना, हाउ टू बायबैक हो चुका। एक चीज मैंने आपको नोट्स में ये मिसिंग करा दी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली चीज कि जो भी डेट होता है ना, डेट के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों डेट लेना है, और जो आपका इक्विटी होता है ना, जो ऊपर लिख के आ रहा था इक्विटी, इक्विटी में क्या आ रहा है, ये वाला डेट और इक्विटी निकालने के लिए पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दोनों ले रहे हैं। पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आएगा, ये बात मेरे को बतानी थी, वो मैंने बता दिया। और अगर सीजी चाहिए तो एक हायर रेशियो भी दे सकता है, यानी 3:1 4:1 ऐसा करके सीजी भी। सीजी क्या होता है सर, बताना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, पता है मुझे, आप लोग को पता है, भड़को मत मुझ पे, चलो देखो यार सीजी नहीं पता क्या होना है, देख लो। हाउ टू सॉल्व बायबैक का क्वेश्चन, बायबैक का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, स्टेप नंबर 1 में अगर क्वेश्चन ने बोला है इन्वेस्टमेंट बेचा है तो पहले इन्वेस्टमेंट की एंट्री मारना, फिर बोला है कि कहीं से पैसा लेके आया उसकी एंट्री मारना, स्टेप नंबर 3 में बायबैक को कैंसिल करना, स्टेप नंबर 4 में बायबैक वालों का पैसा देना, स्टेप नंबर 5 में नॉमिनल ट्रांसफर करना अमाउंट सीआरआर में, स्टेप नंबर 6 में बायबैक का खर्चा कुछ आया तो वो बुक कर लेना, और स्टेप 7 में बोनस इशू की एंट्री मार देना। अगर क्वेश्चन ने बोला है बोनस इशू की एंट्री मारो तो मार देना। अब दो चीजें देखो, अगर क्वेश्चन का फ्लो ऐसा चल रहा है कि पहले बायबैक फिर बोनस, जनरली ऐसा ही होता है, क्यों हम लोग, अब देखो जनरली ऐसा क्यों होता है, एकदम सिंपल सोचो ना,
10 लाख का इक्विटी कैपिटल था, अपन ने बायबैक किया तो कितना अमाउंट बन गया 8 लाख। अब मैं 8 लाख वालों को बोनस शेयर इशू करूंगा ना, क्यों, मेरा 2 लाख वालों को मेरे को बोनस शेयर इशू करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन केस उल्टा, 10 लाख मेरे शेयर थे, उनको मैंने पहले बोनस दिया, बोनस देके उनको बनाया 15 लाख। अब मेरे को बायबैक करना है, तो मैं 15 लाख के ऊपर 25% निकालो तो कितना आता है, 15 लाख के ऊपर 25%, समवेयर 3,75,000। तो 3,75,000 का मेरा खर्चा, यानी मेरा खर्चा उल्टा बढ़ता है बायबैक का। इसके लिए कंपनियां क्या करती है, पहले बायबैक करती है फिर बोनस करती है, बायबैक करके पहले पैसा कम कर देगी फिर बोनस शेयर ऐसे दे देगी, बोलेगी ये लो लेके जाओ, तो इससे फायदा होता है। और बायबैक करने से क्या होता है, सीआरआर अकाउंट भी क्रिएट हो जाता है, और सीआरआर का पैसा हम यूज कर सकते हैं बोनस के लिए, ये वाली भी चीजें कर सकते हैं। तो कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है बायबैक एंड बोनस, तो पहले बायबैक की एंट्री एडजस्ट करना, यानी पहले इक्विटी आपका 10 लाख था तो 10 लाख को पहले बायबैक का एडजस्टमेंट करो, जैसे 2 लाख का मान लो बायबैक है तो पहले उसको 8 लाख पे लाओ, फिर 8 लाख के ऊपर आप बोनस शेयर कितना इशू करना है वो निकालो। गलतियां लोग क्या कर रहे हैं, जो इक्विटी की अमाउंट पहले थी 10 लाख वाले, 10 लाख वाले पे ही बोनस शेयर निकाल रहे हैं, वो गलती नहीं करना, पहले बायबैक एडजस्ट करो उसके बाद आप बोनस शेयर की एंट्री करो, ठीक है। चलो अब ये आपका लास्ट टॉपिक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पानी पी लो, मैं भी पी के आता हूँ, आप भी पी लो, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ऑडियो वीडियो क्लियर, यस एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर डायरेक्ट रिडेम्पशन पढ़ा रहे हो, वो प्रेफरेंस शेयर का इशू नहीं पढ़ाओगे, अरे सिंपल है, जो नॉर्मल एंट्री मारी था ना इक्विटी वाली, वैसे ही नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर वाले की भी यही एंट्री होती है। हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एकदम झकास तरीके से, फर्स्ट क्लास। चलो सबसे पहला देख लो, अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो, हाँ अब आप रिडीम कर रहे हो, यानी आप पैसा वापस, आप क्या कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दे रहे हो और उनके प्रेफरेंस शेयर खत्म कर रहे हो। अगर आपने प्रीमियम पे पैसा दिया, प्रीमियम यानी 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, और आप बोल रहे हो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर डोंट वरी आई विल गिव यू द 15 रुपीज पर शेयर, जो 5 रुपए का अमाउंट है 10 के बदले आप 15 दे रहे हो, यानी जो 5 रुपए का अमाउंट है वो मेरा क्या बन जाएगा, प्रीमियम बन जाएगा। उस प्रीमियम अकाउंट को, जो भी मेरा प्रीमियम का अमाउंट आएगा वो मैं कहां से यूज करूं, तो उसके लिए कंडीशंस होती है। अगर आप प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स उस कंपनीज के लिए दे रहे हो जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 फॉलो करती है, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है एज पर सेक्शन 133, तो उस केस में जो भी प्रीमियम का अमाउंट है आप प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में से यूज कर लेना। लेकिन अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई कंपनी है who issue preference share on or before commencement of the act 2013, यानी जो हम लोग का कंपनीज एक्ट 2013 आया था उसके पहले अगर कोई प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, या फिर द कंपनी who does not follow, जो फॉलो नहीं करती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गिवन एज पर सेक्शन 133, तो उस केस में जो भी आप प्रीमियम का अमाउंट है आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी पे कर सकते हो और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से भी पे कर सकते हो। लेकिन ये जो अमाउंट है बिफोर सच शेयर्स आर रिडीम होने के पहले जो अमाउंट है वो आपको कंसीडर करना है। अब आगे देख लो, केस नंबर 1, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपने रिडीम करा आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी तो एंट्री क्या बनेगी, तो देखो सेम सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट, इसकी सेम एंट्री होगी जो बायबैक की होगी वही। इश्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी, सेम एंट्री होगी जो बायबैक की होगी वही। अब ड्यू एंट्री पे जाते हैं, ड्यू एंट्री में आपको यहां से कराता हूं, ड्यू एंट्री देख लो, दिख रहा है, ड्यू एंट्री का मतलब हो रहा है यहां पे, अगर आप ड्यू एंट्री मतलब मैं प्रेफरेंस शेयर को ड्यू कर रहा हूं कि मुझे प्रेफरेंस शेयर को पैसा देना है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा हटाऊंगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट करूंगा, यानी उनको पैसा देना। अगर आप पार पे कर रहे हो तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट करना, ठीक है। अमाउंट में क्या आएगा, एट पार कर रहे हो तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर आएगी, ठीक है। इफ यू आर रिडीमिंग एट प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो तो ड्यू एंट्री क्या बनेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एक अकाउंट क्रिएट होती है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। और अमाउंट में एकदम सिंपल है, यहाँ पे आपको नॉमिनल फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू लेनी है, यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट और इसमें दोनों को ऐड कर देना। फिर ये जो अमाउंट आएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ये आप ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर कैसे करोगे, ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम अकाउंट, तो पीएनएल में से ट्रांसफर ले लेना, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होता है आपको पीएनएल यूज करना है, और अगर वो कंडीशन देख लेना एक बार 133 फॉलो किया है तो आप क्या यूज कर सकते हो देख लो। जिस कंपनी ने 133 के सेक्शन जो होते हैं उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया उसे पीएनएल यूज कर सकता है, अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों यूज कर सकता है। तो अगर क्वेश्चन ने जैसा बोला, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी, और अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप ये जो प्रीमियम दे रहे हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को
इसके लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही पैसे दो, तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट करना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और इसकी एक कंबाइंड एंट्री भी होती है अल्टरनेटिवली करके। आप डायरेक्टली क्या करो, एक मिनट, यस, तो आप एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। कंबाइंड एंट्री में क्या करोगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम यहाँ पे जहां पहले आप ये लिख रहे थे ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ट्रांसफर करते हैं, आप डायरेक्टली पीएनएल या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देना, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट कर देना, ठीक है। अब अगर आप डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हो तो एंट्री क्या बनेगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अभी आपका क्रेडिट में चल जाए, क्योंकि फायदा है ना, 10 रुपए के बदले मैं सामने वाले को 8 रुपीज दे रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 10 रुपीज, डिस्काउंट 8 में 8 रुपए ही दे रहा हूँ सामने वाले को, यानी मैं क्या करूंगा 2 रुपए का डिस्काउंट, और यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 2, यानी यहाँ पे अमाउंट आएगी 8 रुपीज, कि मुझे सामने वाले को 8 रुपीज देना है करके, ठीक है, समझा। तो आपका ये वाला भी हो गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। अब ये जो भी डिस्काउंट का अमाउंट आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में, तो डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके कंबाइंड एंट्री भी आप पास कर सकते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। चलो उसके बाद पेमेंट कर देंगे अपन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, पेमेंट करने के लिए बैंक से पैसा चल जाएगा एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। देखो सब एंट्री में क्रेडिट हो रहा था, अपने डेबिट होकर हटा दिया। फिर यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे सीआरआर में, सेम लाइक बायबैक, जैसे बायबैक में ट्रांसफर करते हैं वैसे यहाँ पे भी ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करना है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू सीआरआर, क्योंकि आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कैपिटल का पार्ट बनता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे भी जितना अमाउंट आप रिडीम करोगे उतना अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, अमाउंट में भी सेम, नॉमिनल वैल्यू माइनस फ्रेश इशू अगर आपने कुछ किया होगा। यहाँ पे आपको एक ही बात नोट रखनी है, एक मिनट, सॉरी अर्जेंट कॉल आ जाते हैं, बट आपके लिए मैंने सब थोड़े साइड में रखे। देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा था कि आप ये वाले अकाउंट को यूज कर लेना सीआरआर में पैसा ट्रांसफर करने के लिए, बट यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट आएगा ना, यहाँ पे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर, ठीक है। तो जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट होगा वो आप यूज नहीं कर सकते फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर। तो फॉर द पर्पस ऑफ सीआरआर डोंट टेक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हियर। बट क्या सर हम लोग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और जो प्रेफरेंस शेयर था उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का? यस, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, अगर वो जो कंडीशन मैंने बोली उसके हिसाब से, या फिर अगर क्वेश्चन ने बोला यूज करो तो यूज कर लेना करके, ठीक है। एंड लास्ट चीजें देख लो, लास्ट एंट्री आपको बता रहा हूँ, अगर आप मान लो इक्विटी शेयर इशू कर लेते हो फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, तो ये दो एंट्री पास कर देना। बैंक में पैसा आएगा, कहाँ पे आएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड ट्रांसफर एंट्री करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, और अगर आपको इसकी अल्टरनेट एंट्री मारनी है, एकदम फाइनल वाली एक अल्टरनेट एंट्री मारनी है, तो आप ये वाली एंट्री भी मार सकते हो, एकदम कंबाइंड वाली, बैंक अकाउंट डेबिट कर देना जो पहले से पड़ा है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये वाली एंट्री मार देना। बट अगर प्रेफरेंस शेयर के क्वेश्चन में कुछ आ रहा है तो आपको, अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किया है तो आई सजेस्ट ये दो एंट्री आप लोग पास करके आना, ठीक है, समझा। एंड लास्ट में इफ क्वेश्चन सेज use securities premium account for premium on preference share, then use it. And last, if in balance sheet surplus is given, then journal entry में आपको surplus account लिखना है, P&L नहीं लिखना, surplus लिखना है। तो इसी के साथ आपका इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल मैंने रिवाइज करा दिया, पार्ट 1 भी होगा और ये पार्ट 2 है। तो कैसा आपको वीडियो लगा, फीडबैक जरूर देना, फीडबैक फॉर्म, फीडबैक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। ये जो कंसेप्ट नोट्स है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जैसा भी रहेगा आपका आप लोग बताइएगा मुझे। और इसके बाद भी जो चैप्टर्स है उसके ऊपर रिवीजन वीडियोस आने वाले हैं। टिल देन सीए कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए और फटाफट सीएस क्लियर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।